हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री बाय वीरपाल मैम। हम बात कर रहे थे अल्कोहल, फिनॉल और ईथर की, जिसमें से हम अल्कोहल और फिनॉल कंप्लीट कर चुके हैं। बात करते हैं ईथर की। ईथर क्या है? ईथर को हम अल्कोहल का एनहाइड्राइड कह सकते हैं। एनहाइड्राइड से मतलब क्या है कि अल्कोहल के दो अणुओं में से जल का एक अणु बाहर आएगा तो ईथर बनेगा। देखिए कैसे, ROH अल्कोहल है, दो अणु लिए और इसमें से जल का एक अणु बाहर गया, -H2O, और ये बन जाएगा ईथर। तो अल्कोहल का एनहाइड्राइड ईथर है। दूसरा, हम इसको कह सकते हैं जल का व्युत्पन्न। हम इसे जल का व्युत्पन्न क्यों कह सकते हैं? क्योंकि देखिए जल क्या है, द्विसंयोजी ऑक्सीजन परमाणु के साथ जब दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हैं तो वो जल है। और ईथर क्या है? द्विसंयोजी ऑक्सीजन परमाणु के साथ जब दो एल्केन समूह या एक एरिल एक एल्केन समूह जुड़ा है या दोनों एरिल समूह जुड़े हैं तो वो ईथर है। तो इन दोनों की स्ट्रक्चर में डिफरेंस ये है कि यहाँ हाइड्रोजन परमाणु है और यहाँ एल्केन समूह है। यहाँ बंद कोण का मान 104.5 डिग्री होता है, जबकि यहाँ बंद कोण का मान 110 डिग्री है, जो कि आगे बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे एल्केन समूह बढ़ते जाएंगे, इनके बीच में प्रतिकर्षण बढ़ता जाएगा और बंद कोण का मान बढ़ता चला जाएगा। यहाँ बंद कोण का मान 104.5 डिग्री होता है। ये तो है ईथर। ईथर को अल्कोहल का क्रियात्मक समूह समावयवी भी कहा जाता है। देखिए अल्कोहल हमारे पास ये है CH3 CH2OH एथेनॉल। इसका सामान्य सूत्र क्या होगा? C2H5+1 6 C2H6O। और अगर दो कार्बन वाला ईथर हमने लिया तो CH3OCH3। ठीक है, इसका नामकरण अभी हम करेंगे। तो इसका भी सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा? C2H6O। यानी कि दोनों के जो सामान्य सूत्र हैं, जो अणु सूत्र हैं, वो सेम है। तो ये आपस में क्रियात्मक समूह समावयवी है। अब इसका सामान्य सूत्र अगर हम देखें, ईथर का सामान्य सूत्र क्या होगा, हम अपनी तरफ से बना सकते हैं। इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। देखिए CN, यानी कि C के जितने अणु होंगे, हाइड्रोजन कितना होगा? C का दुगना 4 हो जाएगा। C के N के अणु 2 हैं तो 2 का दुगना 4 + 2, यानी कि हाइड्रोजन कितना होगा? 2N + 2O। तो ईथर का सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा? CnH2n + 2O। ये ईथर का सामान्य सूत्र हो जाएगा। ईथर अल्कोहल के साथ क्रियात्मक समूह समावयवता प्रदर्शित करता है। ईथर में मध्यावयवता भी पाई जाती है, क्योंकि यहाँ मध्य में ऑक्सीजन उपस्थित है। तो अगर हम मध्यावयवता का एक एग्जाम्पल लें तो वो क्या हो जाएगा? जैसे टोटल 3 कार्बन वाला ईथर लिया हमने, 4 कार्बन वाला लेते हैं, CH3 CH2OH। सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा? C4 1 2 3 4 C4 H कितना हुआ? 3 + 2 5 + 2 7 + 3 10 H10O। देखो फार्मूले में वैल्यू पुट करके देखते हैं। N की वैल्यू 4 है तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? दुगने से 2 ज्यादा, दुगना 8 हो गया और 2 ज्यादा ये हो जाएगा फार्मूला। अब इसको हम कितने तरीके से लिख सकते हैं? इसका नेम क्या हो जाएगा? ये तो प्रोपेन है और ये मिथॉक्सी है, तो मिथॉक्सी प्रोपेन नेम हो जाएगा इसका। इसका एक और समावयवी हम बना सकते हैं। 2 कार्बन कर दें दोनों तरफ, ये इसका भी अणुसूत्र सेम होगा लेकिन नेम अलग हो जाएगा। इथॉक्सी इथेन नाम हो जाएगा इसका। क्या हम इसको किसी और तरीके से लिख सकते हैं? अगर हम इधर 3 कार्बन कर देंगे तो वो यही संरचना बन जाएगी, एक तरफ 3 कार्बन एक तरफ 1 कार्बन। तो अगर हम मध्यावयवता की बात करें तो इसमें 2 समावयवी बन सकते हैं, एक तो मिथॉक्सी प्रोपेन और दूसरा एथॉक्सी एथेन। तो ये है ईथर में पाई जाने वाली समावयवता। ईथर में 2 तरह की समावयवता है, क्रियात्मक समूह समावयवता अल्कोहल के साथ और दूसरी है मध्यावयवता। ईथर के नामकरण की बात करें, नामकरण को हम 2 तरीके से देखेंगे, एक तो रूढ़ नाम पद्धति में और एक आयुपेक्ट नेम। जैसे हमने सिंपल लिया कि CH3OCH3, इसका रूढ़ नाम पद्धति, रूढ़ नाम
पद्धति, इसमें नाम क्या होगा और आयुपैक के अकॉर्डिंग नाम क्या होगा। रूल बताती हूँ पहले क्या होगा कि आपको ऑक्सीजन मतलब ईथर लगाना है और ये जो ग्रुप होंगे इनको आपको अल्फाबेट के अकॉर्डिंग सेट करना है। जैसे ये तो दोनों हो गए, ये भी मैथिल है ये भी मैथिल है, तो ये बन गया मैथिल मैथिल और ऑक्सीजन ईथर हो गया मैथिल मैथिल ईथर, तो हम इसको डाई मैथिल ईथर लिख सकते हैं। अगर एक तरफ एथिल समूह है CH3 CH2 OCH3, तो अब हम इसको अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखेंगे, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग लिखेंगे। देखिए ये तो है मैथिल समूह और ये एथिल समूह है। मैथिल को हम M से और एथिल को E से लिखते हैं, तो E पहले आएगा तो हम क्या करेंगे, नाम क्या लिखेंगे, एथिल मैथिल ईथर, ये इसका नेम हो जाएगा। और अगर इधर भी एथिल होता तो ये दोनों हो जाते एथिल एथिल ईथर, यानी कि डाई एथिल ईथर। अगर एक तरफ मैथिल है और एक तरफ 3 कार्बन है, बिल्कुल स्ट्रेट चेन में, सीधी श्रृंखला में, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, मैथिल प्रोपिल ईथर, ये इसका नेम हो जाएगा मैथिल प्रोपिल ईथर। और ये तो है सीधी श्रृंखला, अगर ये श्रृंखला शाखित हो जाए तो नाम क्या हो जाएगा, तो ये देखो CH3O, ये 3 कार्बन हो गए, CH3 CH CH3, तो ये तो हो गया मैथिल, और ये आइसो बन गया, ये तो थी सिंपल चेन, अब ये शाखित हो गई चेन, तो ये आइसोप्रोपिल हो जाएगा। मैथिल आइसोप्रोपिल ईथर। और अगर ये हमारे पास बेंजीन के साथ जुड़ा है OCH3, तो ये क्या हो जाएगा, इसका सामान्य नाम आपको याद रखना है। रूट नाम पद्धति में तो क्या हो जाएगा, मैथिल फेनिल ईथर, लेकिन आपको इसके साथ साथ ये भी लिख लेते हैं अपने, मैथिल फेनिल ईथर, लेकिन आपको जो याद रखना है वो है एनिसॉल, ये इसका सामान्य नाम है एनिसॉल। और देखते हैं अगर यहाँ एथिल समूह हो तो क्या हो जाएगा, OC2H5 लिख दे, तो ये क्या हो जाएगा, एथिल फेनिल ईथर, ठीक है, ये हो जाएगा एथिल फेनिल ईथर, और इसका सामान्य नाम है फेनिटॉल, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर यहां पर ये आ जाए OC6H5, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, इसका नाम होगा डाई फेनिल ईथर, ये भी फेनिल है ये भी फेनिल है, तो ये बन जाएगा डाई फेनिल ईथर। ये तो हो गए इसके रूढ़ नाम, सामान्य नाम, रूढ़ नाम जो चलते हैं। आयुपैक जो नामकरण करता है वो एक रूल के अकॉर्डिंग करता है, तो हम उस रूल को देखते हैं। आयुपैक में आपको देखना है कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ अगर समान समूह है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर एक तरफ कम कार्बन है ऑक्सीजन के, दूसरी तरफ ज्यादा कार्बन है, तो हम क्या करेंगे, जिस तरफ कार्बन कम कार्बन होंगे उसको तो हम बोलेंगे एल्कोक्सी, और जिस तरफ ज्यादा कार्बन होंगे उसको हम मुख्य कार्बन श्रृंखला में काउंट कर लेंगे और उसको बोलेंगे एल्केन, इसका नेम क्या हो जाएगा, एल्कोक्सी एल्केन, ठीक है। अब देखो जैसे ये है, तो यहाँ दोनों तरफ कार्बन संख्या सेम है, तो हम मुख्य कार्बन श्रृंखला किसी को भी ले सकते हैं। ये मान लो हमने ली अपनी मुख्य कार्बन श्रृंखला, अब ये प्रतिस्थापी के रूप में रह गया, ये मैथिल है और ये ऑक्सी है, तो क्या नाम हो जाएगा, मिथॉक्सी मिथेन, ठीक है, मिथॉक्सी मिथेन, ये इसका आयुपैक नेम है। अब देखो इसमें इस तरफ कार्बन कम है, इस तरफ कार्बन ज्यादा है, तो ये हमारी मुख्य कार्बन श्रृंखला होगी, एल्केन हो गई ये, और ये एल्कोक्सी समूह हो गया। एल्कोक्सी में ये एक कार्बन है, ये मैथिल है और ये ऑक्सी है, तो नेम क्या बन गया, मेथॉक्सी।
और यहाँ कार्बन संख्या 2 है, तो ये हो गया एथेन, मिथॉक्सी एथेन। अब देखिए इसके अंदर ये हमारा कार्बन श्रृंखला ज्यादा है तो एल्केन बन जाएगी, एल्केन में 3 कार्बन वाली है तो प्रोपेन हो गई। ये एक कार्बन है, मैथिल समूह हो गया, तो इसको हम क्या लिखेंगे, मैथिल के साथ ऑक्सी लग जाएगा तो ये बन गया मिथॉक्सी। और मुख्य कार्बन श्रृंखला 3 कार्बन की है तो मिथॉक्सी प्रोपेन। अब देखो ये मिथॉक्सी समूह है, ये पहले कार्बन के साथ है तो हमने नी लगाया, ये भी मिथॉक्सी समूह है, एक ही पहले कार्बन के साथ है तो हमने नी लगाया। यहाँ देखो, यहाँ हमें एक श्रृंखला को नंबरिंग देनी होगी, चाहे वो यहाँ से दे चाहे वो यहाँ से दे। अगर हम यहाँ से देंगे तो भी ये सेकंड कार्बन है, अगर हम यहाँ से देंगे तो भी ये सेकंड कार्बन है। तो सेकंड कार्बन के साथ मैथिल प्लस ऑक्सी, मिथॉक्सी जुड़ा हुआ है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। नेक्स्ट ये है इथॉक्सी और ये बेंजीन, सॉरी मिथॉक्सी और ये बेंजीन, तो ये हो जाएगा मिथॉक्सी बेंजीन। नेक्स्ट वाला खुद गेस कीजिए क्या हो जाएगा। देखिए मिथॉक्सी था, ये इथॉक्सी है, तो ये क्या बन जाएगा, इथॉक्सी बेंजीन। अब अगर ये फेनिल समूह है, इसके साथ ऑक्सी जोड़ लो, चाहे ये भी सेम C6H5 है, इसके साथ ऑक्सीजन जोड़ लो, तो बन क्या जाएगा, फिनॉक्सी बेंजीन। तो ये तो हुआ ईथर का नामकरण, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट है हमारे पास ईथर बनाने की विधियां। ईथर बनाने की विधियों में आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हम यहाँ 2 विधियां करेंगे। एक विधि जो है जिसमें हम अल्कोहल से बनाएंगे और दूसरी विधि जो है जिसमें हम बनाएंगे एल्किल हैलाइड से। दोनों विधियों को देखते हैं हम। सबसे पहले अल्कोहल से देखते हैं। अल्कोहल से हम बना रहे हैं ईथर। जैसा कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में देखा कि ईथर क्या है, अल्कोहल का एनहाइड्राइड है, तो यहाँ हमें अल्कोहल में से जल का अणु निकालना है और ईथर बन जाएगा। लेकिन टेम्परेचर ध्यान रखना है, क्योंकि अल्कोहल का निर्जलीकरण अलग अलग टेम्परेचर पर होता है, अलग अलग उत्पाद बनते हैं। 2 टेम्परेचर आपको ध्यान रखने हैं कि हमने लिया ROH और इसका किया निर्जलीकरण, किसकी उपस्थिति में, कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में। 2 ताप याद रखेंगे आप, एक में कम ताप, दूसरे में ज्यादा ताप। एक ताप लेना है 413 केल्विन और दूसरा ताप लेना है 433 से 443 केल्विन। 413 केल्विन यानी कि कम ताप है तो हमें अल्कोहल थोड़ा ज्यादा लेना पड़ेगा ताकि रिएक्शन हो। तो हम यहाँ ROH के 2 अणु लेंगे। बस अगर आपको इतनी चीज याद हो गई तो आप रिएक्शन इजीली कर लोगे। और यहाँ ताप अधिक है तो आपको ROH का 1 ही अणु लेना है। देखिए ROH अल्कोहल की अगर हम 2 अणु लें तो क्या रिएक्शन होगी, CH3 CH2OH प्लस CH3 CH2OH। रिएक्शन करवा रहे हैं, कंसंट्रेट H2SO4, टेम्परेचर 413 केल्विन। क्या होगा, निर्जलीकरण होगा, जल का एक अणु बाहर जाएगा और क्या बन जाएगा, CH3 CH2, ये ऑक्सीजन O, फिर ये CH2 और ये CH3। यहाँ क्या होगा,
यहाँ हमें अल्कोहल का एक अणु लेने हैं, CH3, CH3 को ऐसे लिख सकते हैं CH3, और ये CH2, इसका OH नीचे रखा। ताप ध्यान रखने 433 से 443 केल्विन, ये जल का अणु निकल जाएगा यहाँ से, यानी कि बीटा हाइड्रेशन, बीटा विलोपन रिएक्शन होगी। ठीक है, तो देखिए H2O निकल गया, इस कार्बन का एक बंद, इस कार्बन का एक बंद फ्री हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन बन जाएगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ बनेगी ईथर, एथॉक्सी एथेन। ठीक है, और ये एथीन बन जाएगी। क्या ध्यान रखना है कि जब हम ताप कम लेंगे अल्कोहल के 2 अणु लेने हैं, जब ताप ज्यादा होगा अल्कोहल का एक ही अणु होगा। अगर आपको ये ध्यान आ गया कि यहाँ अल्कोहल के 2 अणु हैं तो आप इसमें से जल आसानी से निकाल लोगे। और अगर आपको ये पता चल गया कि अल्कोहल का एक अणु है तो इसमें से आप बीटा विलोपन करके H2O निकाल लोगे। इस चैप्टर में आपके पास ईथर में ये आपको ध्यान रखना है, अल्कोहल में आपने ये भी किया था डिटेल में। एक इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, क्रियाविधि। अल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि, CH3OH प्लस CH3OH, रिएक्शन करवाई, कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में 413 केल्विन पर, तो क्या होगा CH3OCH3, और यहाँ से निकल जाएगा H2O, इसका OH और ये H निकल जाएगा और ये आपस में बंध बनाएंगे। मैकेनिज्म क्या होगी इसकी, क्रियाविधि। क्रियाविधि में आपको ध्यान रखना है कि आपको यहाँ SN2 मैकेनिज्म करनी है। SN2 SN1 एल्किन हैलाइड में डिटेल में करेंगे। यहाँ आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि SN2 में आपको कार्ब धनायन नहीं बनाना है। ठीक है, देखिए रिएक्शन कैसे स्टार्ट होगी। H2SO4 टूटेगा, ये देगा H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव। ये जो H पॉजिटिव है, प्रोटॉन है, ये अल्कोहल पर अटैक करेगा और बनाएगा CH3OH। इस पर 2 लोन पेयर है, H पॉजिटिव ने अटैक किया, इस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम है तो ये वहां अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होगा और ये बनाएगा CH3OH। इसके पास ऑलरेडी था, एक ऑक्सीजन और आ गया, एक लोन पेयर और एक पॉजिटिव चार्ज, ये प्रोटोनीकृत अल्कोहल बन गया। अब इस प्रोटोनीकृत अल्कोहल पर दूसरा अल्कोहल अणु अटैक करेगा, CH3OH, और इसकी बात करें प्लस CH3OH और ये पॉजिटिव चार्ज। अब देखो ऑक्सीजन पर है पॉजिटिव चार्ज, यानी कि इस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम है, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये इस बंध में से इलेक्ट्रॉन लेगा। जैसे ही ऑक्सीजन ने इस बंध में से इलेक्ट्रॉन लिए, इस कार्बन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, यानी कि यहां बन गया कार्ब धनायन। तो SN2 मैकेनिज्म है, तो क्या होगा, जैसे ही कार्ब धनायन आएगा वैसे ही ये कार्ब धनायन इस ऑक्सीजन पर अटैक कर लेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ समय तक कार्ब धनायन पड़ा रहेगा, बिल्कुल भी नहीं। जैसे ही ये कार्ब धनायन बनेगा वैसे ही इस पर अटैक होगा। अटैक कहाँ होगा, ये कार्ब धनायन है, कहाँ अटैक करेगा, जहां इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होंगे, और इलेक्ट्रॉन घनत्व कहाँ ज्यादा है, इस ऑक्सीजन पर ज्यादा है। और ये ऑक्सीजन बंध के इलेक्ट्रॉन लेकर H2O के फॉर्म में अलग हो गया, यहां निकाल दे -H2O। और ये क्या बन गया, देखो ये था CH3, ये O और ये H। अब ये पॉजिटिव चार्ज है इस पर, तो ये अपना लॉन पेयर देकर इसके साथ बंध बनाएगा CH3, जिसके कारण इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब फिर से ये पॉजिटिव हो गया, फिर से अब ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, कहां से, इस OH बंध में से। इस OH बंध में से इलेक्ट्रॉन गए, मुक्त क्या हुआ, H पॉजिटिव आए, और क्या बना, ईथर बन गया, CH3OCH3, और यहां से फ्री हुआ H पॉजिटिव आए, -H पॉजिटिव आए। ये H पॉजिटिव इस HSO4 नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा और H2SO4 की फॉर्म में बाहर हो जाएगा।
सल्फ्यूरिक एसिड। दोबारा देखते हैं, यहाँ क्या होगा, दो एथिल है, दो मैथिल समूह है, एल्कोहल है, H2SO4 की उपस्थिति में रिएक्शन होगी, ये दोनों तरफ मैथिल समूह आ जाएंगे, मिथॉक्सी मैथेन ईथर बनेगा। क्या होगा फिर मैकेनिज्म में देखें, मैकेनिज्म क्रियाविधि SN2 क्रियाविधि से रिएक्शन होगी, यानी कि कार्ब धनायन नहीं बनेगा। यहाँ H2SO4 टूटा, फर्स्ट स्टेप में H पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव बन गया। ये H पॉजिटिव कहाँ अटैक करेगा, इस इलेक्ट्रॉन धनी ऑक्सीजन पर अटैक किया, ये बन गया प्रोटोनीकृत एल्कोहल। ये प्रोटोनीकृत एल्कोहल इस पर अटैक करेगा, दूसरा एल्कोहल परमाणु अटैक किया। अब ये प्रोटोनीकृत एल्कोहल है, ऑक्सीजन पर धनात्मक चार्ज है, अधिक विद्युत ऋणी ऑक्सीजन परमाणु अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं झेल पाता, तो वो इस बंध में से इलेक्ट्रॉन लेगा और H2O की फॉर्म में अलग हो जाएगा, ये अलग हो गया, इस पर आया पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज के कारण ये इस पर अटैक करेगा, अटैक करेगा तो इन दोनों के बीच में बंध बनेगा, ये लो इन दोनों के बीच में बंध बन गया। यहाँ बंध बना तो इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो गया, तो वो क्या करेगा, इस OH बंध में से इलेक्ट्रॉन लेगा और H पॉजिटिव आयन को मुक्त कर देगा। जैसे ही H पॉजिटिव आयन मुक्त हुआ तो ये बन गया ईथर, और ये H पॉजिटिव आयन HSO4 नेगेटिव के साथ रिएक्ट करके बना देगा H2SO4। नेक्स्ट, एल्कोहल से ईथर बनाने की एक और विधि है, जिसके अंदर हमें ताप ध्यान रखना है, Al2O3 523 केल्विन और दूसरा ताप 653 केल्विन। क्या होगा, प्लस एल्कोहल का निर्जलीकरण, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने H2SO4 के साथ करवाया था। ये ताप क्या है, कम ताप, कम ताप है तो हमें क्या लेने होंगे, ROH के 2 अणु, और जैसे ही हम ROH के 2 अणु लेंगे तो क्या बनेगा, ईथर। ये है उच्च ताप, तो यहाँ हमें क्या लेना होगा, ROH का 1 अणु, और जैसे ही हम ROH का 1 अणु लेंगे तो क्या बन जाएगा, एल्कीन। जैसे पहले हुआ था H2SO4 के केस में, जस्ट वैसे ही होगा। देखिए CH3 CH2OH प्लस CH3 CH2OH, रिएक्शन होगी Al2O3 के साथ 523 केल्विन ताप पर, और बीच में से निकल गया H2O और ये बन गया CH3 CH2O CH2 CH3, ईथर बना। और यहाँ क्या होगा, CH3 CH2OH, और इस CH3 को हम ये लिख सकते हैं, रिएक्शन होगी Al2O3 के साथ, ताप कितना लेना है, 653 केल्विन। यहाँ से H2O निकल जाएगा और ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 एल्कीन। जस्ट वैसे ही होगा, ताप ध्यान रखना है आपने, 523 और 653, ठीक है। नेक्स्ट विधि जो है अल्कोहल बनाने की, वो एल्किल हैलाइड से है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो, विलियमसन संश्लेषण नाम है उसका, लेकिन आपको इस नाम से नहीं याद रखनी है, आपको आपके दिमाग में फिक्स कर लेनी है कि विलियमसन ईथर संश्लेषण। तो आपको जितनी बार आप विलियमसन ईथर संश्लेषण बोलोगे, आपको पता चल जाएगा कि ये रिएक्शन जो है ये ईथर बनाने के लिए है। तो बात करते हैं विलियमसन ईथर संश्लेषण की। देखो, यहाँ हम एक एल्किल हैलाइड लेंगे RX, रिएक्शन करवाएंगे सोडियम एल्कोक्साइड के साथ RONA। क्या होगा यहाँ से कि NaX बार हो जाएगा और क्या बन जाएगा, ROR, ईथर। लेकिन हम इसकी थोड़ी सी मैकेनिज्म की बात करें तो क्या होगा, सबसे पहले ये टूटेगा,
RONA टूटेगा और बनाएगा OR नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव। ये अटैक करेगा एल्किल हैलाइड पर, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं नाभिक स्नेही। ये नाभिक स्नेही की तरह कार्य करेगा। आपको अगर एक उत्पाद दे दिया जाए और पूछा जाए कि इसमें कौन कौन से 2 अभिकारक यूज होंगे, तो वो आपके लिए मेन है, वो आपको ध्यान रखना है कि हमें हैलाइड कौन सा लेना है और हमें एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड कौन सा लेना है। देखो ये OR नेगेटिव है, ये इस पर अटैक करते हैं RX। ये X पॉजिटिव, नेगेटिव जो है ये बंध के इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा और बन जाएगा R पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव। इस R पॉजिटिव पर ये अटैक करेगा, यानी कि रिएक्शन कुछ ऐसे होगी प्लस OR नेगेटिव। SN2 क्रियाविधि है, तो आपको ये नहीं करना कि आप बीच में एक स्टेप कर दो कि R पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव बन गया, नहीं। कारक धनायन आपने नहीं बनाना, क्योंकि SN2 है, जैसे ही कारक धनायन बनेगा वैसे ही ये अटैक करेगा। तो इसको अगर हम ऐसे लिखें तो क्या होगा कि इस R पर ये O अटैक कर देगा और बन जाएगा ROR प्लस X नेगेटिव। ये X नेगेटिव Na पॉजिटिव के साथ जुड़ के बना देगा NaX। Na पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव बन गया NaX। एक एग्जांपल ले कि जैसे हमने लिया CH3Br और साथ में हमने लिया CH3ONa सोडियम मिथॉक्साइड, तो देखो क्या हो जाएगा, यहां से ये NaBr बाहर हो गया और सीधा बन गया CH3O CH3 प्लस NaBr। इसमें हुआ क्या होगा, सबसे पहले ये टूटा होगा CH3O नेगेटिव में Na पॉजिटिव, CH3O नेगेटिव ने इस पर अटैक किया होगा प्लस CH3Br। अब एक तरफ से तो Br हट गया, दूसरी तरफ से इसने अटैक किया, तो ये बन गया CH3O CH3 प्लस ये यहाँ से Na पॉजिटिव निकला था, इसके साथ जो Na पॉजिटिव था वो निकला था, वो Na पॉजिटिव और Br नेगेटिव NaBr की फॉर्म में अलग हो जाएंगे। अब देखो जो मेन प्रॉब्लम आती है वो क्या है, वो ये है कि आपको अगर उत्पाद दे दिया जाए, मान लो कि आपको ये दे दिया कि आपको बनाना है C2H5 OCH3 और साथ में निकल गया NaBr। तो इस उत्पाद के लिए आप अभिकारक कौन कौन से यूज करोगे वो ध्यान रखना है आपको। देखो ये एक एल्किल समूह है, ये दूसरा एल्किल समूह है। एक एल्किल समूह तो ONa के साथ जुड़े और दूसरा एल्किल समूह हैलोजन के साथ जुड़े। आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे ही ये समूह टूटेगा, ये समूह टूटने के बाद इस पर अटैक करेगा, इस कार्बन पर पीछे से अटैक करेगा। इस कार्बन पर जितने मैथिल समूह ज्यादा जुड़े होंगे, जैसे ये मान लो ये है CH3, एक तो ये Br है, एक तो ये समूह है, ठीक है, ये 2 हाइड्रोजन हो गए। एक हम इसी को ले लेते हैं, एक हमने लिया कि 2 मैथिल समूह जुड़े हैं, H हो गया। एक हमने लिया कि इस पर 3 मैथिल समूह जुड़े हैं। तो देखो ये जो OCH3 है, ये इस तरफ से बैक साइड से अटैक करेगा, तो यहाँ एक मैथिल समूह है, ये एक मैथिल समूह जो है ये त्रिविम बाधा उत्पन्न करता है। त्रिविम बाधा का मतलब है कि ये इस कार्बन को घेर के रखेगा। इसके अंदर 2 मैथिल समूह है जो इस कार्बन को घेर के रखेंगे, अटैक नहीं होने देंगे, क्योंकि ये अटैक तो पीछे से होने। SN2 की क्रियाविधि है। अब इसके अंदर ये 3 मैथिल समूह है, तो ONa का अटैक तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या करना है कि इसको चाहे आप जितना मर्जी बड़ा ले सकते हो, लेकिन ये आपको छोटे से छोटा लेना है। जैसे इसके अंदर अगर हम बात करें, एक तरफ एक कार्बन है, दूसरी तरफ आपको 2 कार्बन लेने हैं, तो आपको 1 कार्बन वाला हैलोजन लेना है। इधर हम जितने मर्जी कार्बन लगा सकते हैं, क्योंकि हमें तो आधे कार्बन इधर से चाहिए, आधे कार्बन इधर से चाहिए, तो यहाँ आपको छोटा समूह रखना है। यहाँ छोटा समूह इसलिए रखना है क्योंकि यहाँ जितने ज्यादा मैथिल समूह जुड़े होंगे उतनी ज्यादा त्रिविम बाधा उत्पन्न करेंगे और उतना ही इस समूह का अटैक कम हो पाएगा, तो रिएक्शन कम हो जाएगी, रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, जैसे आपको ये बनाना है
तो इसके लिए आपको एल्किल हैलाइड छोटे से छोटा रखना है। यहाँ ये नाभिक स्नेही की तरह कार्य कर रहे हैं। तो देखो बड़े समूह के साथ तो हम क्या जोड़ देंगे, आपको इस तरीके से रिएक्शन लिखनी है। एक तो C2H5 है, दूसरा आपके साथ CH3 है। तो बड़ा समूह हमारा ये है, इसके साथ तो हम जोड़ देंगे ONA, और छोटा समूह हमारे पास Br है, ये हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये निकल गया ONA, NaBr निकल गया, और ये बन गया मिथॉक्सी इथेन। और अगर हमारे पास मान लो कि आपको ये उत्पाद बनाना है, एक तरफ ये 3 कार्बन है, ये हो गया हमारे पास, इधर हम 2 कार्बन कर लेते हैं, चलो C2H5, ठीक है, ये वही NaBr साथ में निकल रहे हैं, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हमें कौन सा तो एल्किल हैलाइड लेना है और कौन सा एल्कोक्साइड लेना है आपको। अब देखो छोटे समूह के साथ एल्किल हैलाइड जोड़ना है, तो ये छोटा समूह है, आपके पास ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को बीच में से हटाओ, इसको 2 भागों में बांट दो। एक तरफ C2H5 है और दूसरी तरफ हमारे पास ये है तृतीयक ब्यूटिल, ये है। तो ये ध्यान रखना है कि छोटा समूह कौन सा है, ये छोटा समूह है, इसके साथ आपको एल्किल हैलाइड रखना है, ये हैलोजन हो गया। और बड़ा समूह ये है, इसके साथ आप सोडियम एल्कोक्साइड जोड़ दोगे, ये हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां से क्या निकल जाएगा, NaBr निकल जाएगा। यहाँ इन सब अभिक्रियाओं में ये नाभिक स्नेही की तरह कार्य कर रहा है। ये जो OR निकलेगा, यानी कि ये जो समूह यहाँ से निकल रहा है, ये जो यहाँ से निकलेगा या फिर ये जो यहाँ से निकलेगा, ये इस तरफ से इस पर अटैक करेगा, ठीक है, इस तरफ से। तो यहाँ जितने कम कार्बन होंगे उतना आक्रमण आसान हो जाएगा, जितने ज्यादा कार्बन होंगे उतना आक्रमण कम हो जाएगा। अब अगर हम इसका उल्टा लें, इसकी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, अगर हम इसका जस्ट उल्टा लें कि मान लो कि यहाँ पर मैंने बड़ा समूह ले लिया और यहाँ छोटा समूह ले लिया, तो क्या होगा, उत्पाद आपको ये बनाना है, तो आप क्या सोचोगे कि एक तरफ तो हमें ज्यादा कार्बन रखने, दूसरी तरफ कम कार्बन रखने। अगर मैं ज्यादा कार्बन वाला एल्किल हैलाइड लूं तो क्या होगा, CH3 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 Br प्लस यहां हमने ले लिया C2H5ONA। तो अब क्या होगा, अब देखो यहां से CH2H, अब देखिए यहां से एक NaBr तो बाहर जाएगा ही जाएगा, लेकिन ये जो बनेगा यहाँ पर, ये अब एक क्षार की तरह कार्य करेगा, क्षार की तरह कार्य करेगा, मतलब ये यहां से H पॉजिटिव निकालेगा। जब यहां से एक H पॉजिटिव निकल गया, ये तो बाहर जाएगा ही जाएगा, यानी कि यहां से Br नेगेटिव निकल गया, तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और यहां से अगर H पॉजिटिव निकल गया तो इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ गया। ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जब आपस में बंध बनाकर आयनिक बंध बनेगा और ये बना लेंगे एल्कीन। और ये जो एल्कोक्साइड बने, यहाँ तो ये नाभिक स्नेही की तरह कार्य कर रहा था, यहाँ ये क्षार की तरह कार्य करेगा और ये यहाँ से H पॉजिटिव निकालेगा और एल्कोहल बना देगा, C2H5OH प्लस ये बन गया NaBr। तो ये ध्यान रखना है कि आपको एल्किल हैलाइड कम कार्बन वाला लेना है। यहाँ क्या होता है कि ये 3 डिग्री एल्कोक्साइड बनेगा, यहाँ 3 डिग्री कार्ब धनायन बनता है जो कि स्थायी हो जाता है, इसकी वजह से ये Br नेगेटिव को जाने देगा। अब ये C2H5O जो है ये यहाँ से H पॉजिटिव निकालता है, इस पर आ गया नेगेटिव चार्ज और इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, इन दोनों के बीच में बन गया आयनिक बंध और यहाँ बन गई एल्कीन। ये है एल्किल हैलाइड से ईथर बनाने की विधि। एल्किल हैलाइड से ईथर बनाने की दूसरी विधि की बात करते हैं। सिंपल रिएक्शन है वो, आपको ध्यान रखनी है कि अगर हमने C2H5I लिया तो ये रिएक्शन Ag2O के साथ होगी। एल्किल हैलाइड से ही हम ईथर बना रहे हैं, तो Ag2O के साथ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं AgOAg प्लस C2H5I। तो यहाँ से ये AgI बाहर हो जाएगा, यहाँ से ये सिल्वर आयोडाइड बाहर हो जाएगा
और ये ऑक्सीजन इसके साथ और इसके साथ जुड़ जाएगा और बन गया C2H5O, C2H5 ईथर प्लस 2AgI ईथर बन गया। हमने जो अभी तक जो रिएक्शन की है ईथर बनाने की उसको एक बार शॉर्ट में देखते हैं। आप साथ में अपने शॉर्ट नोट्स जरूर बनाया करें, बहुत बेनिफिट होता है इसका। तो हमने पहली विधि ईथर बनाने की हमने दो विधियां की। एक विधि हमने की अल्कोहल से और दूसरी विधि हमने की एल्किल हैलाइड से, RI से। अल्कोहल से हमने ईथर बनाया दो विधियों से, एक तो हमने H2SO4 लिया और दूसरा हमने Al2O3 लिया। H2SO4 से ईथर बनाने के लिए हमने ताप कितना लिया, 413 केल्विन, और Al2O3 से बनाने के लिए हमने 523 केल्विन लिया। इन दोनों से हमने ईथर बनाया। RI से हमने दो प्रकार की विक्रियाएं की, एक विलियमसन ईथर संश्लेषण, जिसमें हमने RI की अभिक्रिया किससे करवाई, सोडियम एल्कोक्साइड से, और दूसरा हमने RI के साथ Ag2O की रिएक्शन करवा के हमने ईथर बनाया। तो ये तो है ईथर बनाने की विधियां। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम करेंगे ईथर के रासायनिक गुणधर्म। मैं अपनी तरफ से जितना आपको ऑर्गेनिक को जितना इजी बनाने की कोशिश कर सकती हूँ उतना कर रही हूँ। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।